हेलो एवरीवन। आज हम ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाता है तो 5 नंबर में पूछते हैं इसको। आज टॉपिक हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग लेके चलते हैं कि कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज हैविंग ए रेडियस ए। हमने एक सर्कुलर लूप ली है या जिसको बोल सकते हैं कि रिंग ली है, जो मेटेलिक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज है, स्प्रेड है चारों तरफ, और उसका रेडियस दे रखा है ए एंड चार्ज क्यू, और जो उसके ऊपर चार्ज है, जो टोटल चार्ज है वो है क्यू, स्मॉल क्यू। हेल्प परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, जो प्लेन ऑफ पेपर के क्या परपेंडिकुलर रखी हुई है, दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया लाइज परपेंडिकुलर टू द पेपर। जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो लूप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, वो लूप प्लेन ऑफ पेपर के हमेशा क्या क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो इसके लिए डायग्राम बना रखा है। देखो, ये एक रिंग है, एक सर्कुलर रूप है। हमने जो इसमें ली है, ये रिंग है ये, और इसके ऊपर क्या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ स्प्रेड है। इसका एरिया हमने ले रखा है ए, और इस हम ये मान के चलते हैं कि इस रिंग के ऊपर जितना भी टोटल चार्ज है वो है क्यू, स्मॉल क्यू। ठीक है, इसके एक्सिस पे हम एक पॉइंट लेंगे। ये इसका एक्सिस है, ये सेंटर से जो एक्सिस वो होता है जो किसी भी रिंग्स के उसके सेंटर से पास होता है। ये इसका एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, हमने ये लिया है पी पॉइंट, ये है पी पॉइंट। और इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस रिंग। कि ये चार्ज रिंग है, इस चार्ज रिंग के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, ये हमने कैलकुलेट करनी है। ये हमने करना है आज का काम। तो देखते हैं इसमें आगे। कंसिडर पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर। ये हमने ये पॉइंट पी लिया है, पी पॉइंट, और इसकी जो रिंग के जो सेंटर है उससे डिस्टेंस है इसकी आर। हमने ये लिया स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग एंड द पॉइंट पी। और रेडियस क्या रखी हमने रिंग की? रेडियस है आर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप ऑन द एक्सियल लाइन एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी कैलकुलेटेड। जैसे मैंने बता दिया है कि ये सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस आर पे है पी पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज हैविंग लेंथ डी एल एंड चार्ज डी क्यू ऑन द लूप आर शोन इन फिगर। अब हमने इस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को हमने इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है। अब क्योंकि हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था कि कूलॉम्स लॉ हम हमेशा वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे पॉइंट चार्ज होता है। अब क्योंकि एक सर्कुलर रिंग है, अब रिंग है, रिंग का बहुत बड़ा एरिया, इसलिए हम इसको पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्ट इस पे जो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें मैथ में इसको कैलकुलस की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। तो कैलकुलस की हेल्प से सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्टार्टिंग में एक ये मान लेते हैं कि कंप्लीट रिंग जो बनी है बहुत ही स्मॉल एलिमेंट से बनी है, और उस एक छोटे एलिमेंट की हमने लेंथ ली है डी एल। ये जो डी एल है, हम मान लिया हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया है यहाँ पे, ये एक स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ है डी एल। हम ये मान लेते हैं कि इस डी एल लेंथ के ऊपर जो चार्ज है वो है डी क्यू। ये डी क्यू चार्ज क्या है? इस डी एल लेंथ के ऊपर है। तो सेंटर से डी एल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जो उसका रिंग का रेडियस है वही। तो अब रिंग का रेडियस है हमारे पास ए। तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, इस डी एल लेंथ के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये माना है कि लेंथ बहुत छोटी है, और बहुत छोटी इतनी है कि एज ए पॉइंट चार्ज ही काम करेगी, और हम इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज काम करेगी, तो इसके लिए हम इस पर कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। कूलॉम्स लॉ अप्लाई करना है फॉर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पर हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई करके इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो निकालते हैं इसमें। हम ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट इज। तो इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? तो इसके लिए हमने क्या चाहिए? डिस्टेंस की चाहिए हमको,
क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू में जो हमारा फार्मूला है वो है 1/4πε0 Q/r²। आर स्क्वेयर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज के बीच में और उस पॉइंट के बीच में जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उसके बीच में क्या है? डिस्टेंस होती है। अब क्योंकि इसमें हम एक डिस्टेंस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगानी पड़ेगी। तो हमने ये मान लिया कि जो ये लेंथ हमारे पास ए है, ये डिस्टेंस हमारे पास आर है, और ये जो एंगल बना रही है इस पॉइंट के साथ, इसके एक्सिस के ये रिंग का एक्सिस है, ये एक्सिस के साथ, और ये डिस्टेंस बिटवीन डीएल एलिमेंट और पॉइंट पी, इसके बीच में डिस्टेंस होगी। और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो उसकी एंगल की वैल्यू है थीटा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे थीटा की वैल्यू है, ठीक है। और अगर थीटा वैल्यू है तो जो एंगल के सामने जो एंगल के सामने जो साइड्स होती हैं वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ से हमको परपेंडिकुलर पता है कितना है? परपेंडिकुलर हमारे इसमें ए है, बेस आर है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी एल और पी के बीच में? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हम निकाली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये आ जाएगी √a² + r²। ये इनके बीच में आ जाएगी डिस्टेंस, जो हम डिस्टेंस में यूज करेंगे। और इसके हिसाब से जब हमारा फार्मूला आएगा, तो क्योंकि डीएल एलिमेंट के लिए हम स्मॉल चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पे कितनी आएगी? डीएल एलिमेंट के कारण उसको बोलेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसको स्मॉल को हमेशा डिनोट करते हैं डीई से। तो ये हमारे जो आएगी डीई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 डी क्यू क्या है? इस रिंग के ऊपर चार्ज जो एलिमेंट लिया था उसके ऊपर चार्ज क्या है? डी क्यू। और हमने अभी डिस्टेंस में निकाल ली है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है फार्मूले में, तो इसमें क्या हो जाएगा? √a² + r² का होल का स्क्वायर। तो ये जो हमारा फार्मूला जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आ जाएगा जब उसकी वैल्यू हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं तब। तो इसका बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1 है ये। नेक्स्ट, एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब क्योंकि ये रिंग है, रिंग के पास उस लेंथ है, तो हमें इसका टोटल चार्ज लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी। अब ये इससे पहले हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कि वो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। ये लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L। Q क्या है? चार्ज, टोटल चार्ज ऑन रिंग। L क्या है? मान लिया कि इसकी लेंथ है, रिंग की टोटल लेंथ है L। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? Q की जगह टोटल चार्ज Q है, और रिंग की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? और उसके पास हमारे पास रेडियस है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2πa। तो ये इसका तो आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q/2πa, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और डेंसिटी हम हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। अगर हम एक छोटा एलिमेंट ले रिंग का तो भी वही डेंसिटी निकलेगी, अगर हम पूरी रिंग का एलिमेंट लेंगे तो भी लैम्डा हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो डेंसिटी है किसी भी चीज़ की, वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। तो उसके लिए अगर हम डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालें फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए, जो हमने इसमें एलिमेंट माना है, उसके लिए चार्ज स्मॉल डेंसिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी चेंज इन, ये हमारे पास इसको dQ/dL, ये यहाँ पे है dQ/dL। ये लैम्डा और ऊपर वाला लैम्डा जो हम निकाला था, इनकी दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। इसलिए हम Q/2πa = dQ/dL को इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा इन दोनों केस में क्या रहती है? सेम। डेंसिटी हमेशा सेम रहती है किसी भी केस के लिए। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम इसको यहाँ से dQ की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने एक कंप्लीट रिंग के लिए हमने लैम्डा निकाला है Q/2πa, और स्मॉल एलिमेंट के लिए लैम्डा लें, वो भी इसकी डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। उसकी वैल्यू क्या निकाली है? dQ/dL। यहाँ से हम dQ की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो हमारे पास dQ की वैल्यू आएगी वो आएगी ये हमारे पास आएगी dQ की वैल्यू। dQ = अगर dL को उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास dQ की वैल्यू Q/dL/2πa। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इसमें यहाँ दिखा रखा है,
ये इसमें दिखा रखा है, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, यहाँ से हम ऐसे डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब डी क्यू की वैल्यू हमने जो अब इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, ये इसमें हम इसमें डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, डी क्यू की वैल्यू, और उसको पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन जो कन्वर्ट होती है वो हो जाती है डी क्यू इक्वल टू डी क्यू सॉरी डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन जो हमारे डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, डी ई की वैल्यू आ जाएगी। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट अलोंग पी क्यू। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, तो वापस डायग्राम में चलते हैं एक बार। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखता हूँ पी पे, अगर मान लिया मैं यहाँ पे कोई भी एक टेस्ट चार्ज रखते हैं पी पे, यहाँ पे पी पॉइंट को, हम डायरेक्शन निकालने के लिए एक सिंपल तरीका यही है कि हम जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, वहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज पुट करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहाँ अगर यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज रखूँ यहाँ इस पॉइंट क्यू पॉइंट पे, तो उसकी डायरेक्शन को देखेंगे उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस एलिमेंट के कारण, जो ये एलिमेंट हमने कंसिडर किया डी एल, इसके कारण इस पॉइंट को फोर्स कहाँ लगेगा, उस पर फोर्स लगा, अगर यहाँ पॉइंट होगा तो वो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो जो फोर्स लगता है हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइन लगता है। तो इसको और इसको लाइन मिला रही है ये, और जो ये चार्ज आएगा हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमेशा ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और उस डायरेक्शन का हम नाम दे रखा है पी क्यू। पी क्यू क्या है, इसकी डायरेक्शन। तो ये हमने पी क्यू क्या है, डायरेक्शन है। अब इस जो पी क्यू जो है फील्ड, इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है। तो हमारे पास एक ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, इसको अगर दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे इस वेक्टर को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको इजीली दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। अगर पी क्यू है, अगर ये एंगल थीटा मान रखा है हमने, तो ये भी एंगल क्या होगा, इसमें थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। एक तो कंपोनेंट हो जाएगा इसका ये इस साइड में, और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये। तो जो नीचे वाला कंपोनेंट है, ये हो जाएगा ई साइन थीटा, और जो इसके जो एक्सिस के जो स्ट्रेट लाइन में जो एक्सिस है, इसके सामने जो सीधा स्ट्रेट जो कंपोनेंट है, वो हो जाएगा डी ई कोस थीटा। तो ये दो कंपोनेंट बनेंगे इसका, एक तो ये बन गया डी ई साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो आएगा यहाँ पे, ये कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कोस थीटा। तो ऐसे हम इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया इसको। अब देखते हैं, अब यहाँ से हमने लिखा दो कंपोनेंट रिजोल्व कर लिया। फर्स्ट कंपोनेंट को हमने ऐसे ही नाम दे दिया कि जो एक्स एक्सिस पे जो अलोंग जो कंपोनेंट होता है, उसको नाम दिया डी एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस। एक कंपोनेंट है डी वाई, वर्टिकल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लूप। जो एक्सिस ऑफ लूप तक क्या है, परपेंडिकुलर है। Since loop is consist of such a number of element having opposite direction to each other, such that vertical component of the electric field will cancel out each other and will left only with dx, which is given by, इसमें सिर्फ क्या बचेगा, dx कंपोनेंट इसमें बचेगा। ये बता रहा है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं डायग्राम से। तो अगर इसमें ये है, अगर हमने एक ये एलिमेंट लिया है इसमें डी एल, ये स्मॉल एलिमेंट ले रखा है, अगर ऐसे ही हम एक एलिमेंट मानेंगे, एक एलिमेंट सेम इसके अपोजिट साइड में डायरेक्ट होगा, यहाँ पे डी एल उतनी लेंथ का लें, और उसके ऊपर चार्ज क्या उतना ही चार्ज हो, तो इस एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी ये डायरेक्शन में, ये आ जाएगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। हम जो प्रोसेस इसको कैलकुलेट करने के लिए किया है स्मॉल एलिमेंट के लिए, सेम ऐसे ही इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आएगी, और इसको भी अगर दो कंपोनेंट में रिजोल्व करें,
तो एक कंपोनेंट तो इसमें हो जाएगा अलोंग द इसका एक्सिस, यही वही डी ई कोस थीटा वाला, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका इस डायरेक्शन में, ये है डी ई साइन थीटा। हम अब देख रहे हैं कि जो हमारा जो ये एलिमेंट है इसके कारण जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वैल्यू आई है साइन थीटा वाली, वो इसमें नीचे की तरफ आई है, और इसके अपोजिट साइड वाला एलिमेंट के कारण जो वैल्यू आई है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट अपर साइड में है। तो ये क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेम है, दोनों ही डी ई साइन थीटा हैं और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये कंपोनेंट क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऐसे हम इसमें जितने भी डी एल एलिमेंट मानेंगे वो सभी डी एल एलिमेंट का कोई ना कोई अपोजिट साइड में कोई ना कोई डी एल एलिमेंट होगा, और वो उसका जो कंपोनेंट आएगा डी ई साइन थीटा वाला, वो आपस में क्या होते जाएंगे, कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जिनके कारण जितने भी डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट बनते हैं उसका अपोजिट में जरूर कोई ना कोई एक दूसरा कंपोनेंट भी मिलता है हमें, जिसके कारण क्या होता है कि डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है, और जितने भी कंपोनेंट बनते हैं वो कंपोनेंट जो आएगा डी ई साइन कोस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो अलोंग द इसके एक्सिस हमेशा मिलता रहता है, और वो एक्सिस में क्या होता रहता है, ऐड होता रहता है। इसके लिए भी निकला था डी कोस थीटा, और इस एलिमेंट के कारण भी निकलेगा इसके एक्सिस पे एक ही उसी डायरेक्शन में डी कोस थीटा, और वो डी कोस थीटा वो एडअप होता रहेगा, और उसको हम एडिशन करने के लिए वो वो जितने भी डी एल एलिमेंट हैं सबके कारण ये डी कोस थीटा बनेगा, उसको हम ऐड करने के लिए हम क्या इसका यूज करते हैं मैथ में, कैलकुलस का, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फॉर कंप्लीट लेंथ के लिए। तो हमें जितने भी डी ई कोस थीटा वाले कंपोनेंट है वो सम हो गए हमको मिल जाते हैं। तो उसको एडिशन ऐड करने के लिए हमें ये जो भी कंपोनेंट मिलेगा हमको क्या बनेगा, वो डी ई कोस थीटा वाला। तो डी ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा। हाउएवर थीटा इज द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एक्सिस ऑफ द लूप। जो इसमें थीटा के बारे में बता रखा है कि थीटा जो एंगल किस चीज़ के बीच में है, मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एक्सिस ऑफ लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सिस ऑफ लूप के बीच में जो एंगल क्या है, थीटा एंगल है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल लूप कैन बी गिवन बाय टर्म्स ऑफ एक्स कंपोनेंट ओनली। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो किस कंपोनेंट के कारण आएगी, ड्यू टू एक्स कंपोनेंट। क्योंकि होता है उसमें जो वाई कंपोनेंट है, जो डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, वो सारे आपस में क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और हर एक का कोई ना कोई अपोजिट कंपोनेंट जरूर मिलता है, और इसलिए वो आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए जो भी वैल्यू जो आएगी वो किसी कारण आएगी, सिर्फ एक्स कंपोनेंट के कारण आएगी। तो एक्स कंपोनेंट के लिए टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी ई एक्स, मतलब जो डी एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर कंप्लीट लूप के लिए। तो हमने क्या किया है कि डी ई जो टोटल ई हमने ई से डिनोट किया है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। तो उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया फॉर कंप्लीट लूप के लिए, कंप्लीट रिंग के लिए, डी ई एक्स। ठीक है, हमने डी ई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की है, पहले कर रखी है। तो हमने क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो डी ई एक्स की वैल्यू आई थी वो क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास ये थी डी ई एक्स की वैल्यू डी ई कोस थीटा। यहाँ पे हम डी ई की जगह पे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी डी ई की, वो वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो देखते हैं इसमें अगर हम डी ई की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें एक स्टेप मिस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसमें। तो इसके बाद जो हम लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट लेंथ या कंप्लीट लूप लगा लो, तो डी ई कोस थीटा, इसके बाद स्टेप ये आएगा, और उसके बाद जो स्टेप हमने लिखना है उसके बाद लिखना है ये वाला स्टेप। तो हम यहाँ डी ई की वैल्यू पुट करेंगे। हम डी ई की वैल्यू कैलकुलेट की है इसमें पहले, और डी ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, और साथ में कोस थीटा है जो यहाँ कोस थीटा लगा रखा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। और ये हमारे पास डी ई की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ये इसमें कोस थीटा, ये जो वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा। अब पीछे डायग्राम में अगर हम ट्रायंगल देखें डायग्राम से, उस वहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि
कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर ये डायग्राम देखें तो ये ट्रायंगल हमारे पास, अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं वही ये वाली, इससे हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जिसमें ये एंगल क्या है? थीटा है, और ये है आर, ये है ए, ये है आर। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आर स्क्वेयर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाली हमने, तो जो कोस थीटा की जो वैल्यू आई है वो ये हो जाएगी, ये जो वैल्यू आई है कोस थीटा की। अब इस कोस थीटा की वैल्यू हम ऊपर अपर इक्वेशन में पुट करेंगे कोस थीटा की जगह पे, तो हमारी जो इक्वेशन बन के आती है वो हो जाएगी ये E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई ए, और कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगी R डिवाइड बाई, अब नीचे इसमें पावर एक 1/2 है और इसकी 2 पावर पहले से ही थी, तो इसकी जो पावर हो जाएगी ये ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की जो पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। और जो क्योंकि ये सभी क्वांटिटी कैसी हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी हैं लेंथ के हिसाब से, और हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? इंटीग्रेशन हो जाएगा लेंथ डीएल का, डीएल का हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। और क्योंकि लूप के केस में लेंथ कितनी हो जाएगी? हमारे पास अगर रिंग है तो रिंग के केस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ से इंटीग्रेशन दे रखा है कंप्लीट लूप के लिए, ये इंटीग्रेशन। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर उसकी कंप्लीट लेंथ, अगर उसमें डीएल क्या स्मॉल लेंथ थी, अगर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर कंप्लीट लेंथ के लिए इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 पाई ए, इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 पाई ए। एक है रेडियस ऑफ रिंग, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। डीएल की जगह पे हमने पुट कर दिया 2 पाई ए, यहाँ से 2 पाई ए और 2 पाई आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगा हमारे पास, ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एट पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ ए लूप, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन हम निकालनी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसमें ये तो हमने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो साथ में उससे हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो डायरेक्शन क्या है? हम देख रहे हैं जितने भी हमने इसमें कंपोनेंट कौन सा निकाला था, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट यूज़ किया है, तो हमेशा जो उसकी डायरेक्शन आएगी वो अलॉन्ग द एक्सिस आएगी लूप के, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द लूप। तो ये इसकी हमेशा क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हमको हैं, अगर मैं इसमें मान लेते हैं अगर यहाँ तक हो गया हो तो ऐसे स्पेशल केस हैं जो इनके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बहुत बार एक नंबर के या 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं स्पेशल केस के ऊपर। अगर फर्स्ट केस है व्हेन पी लाई एट द सेंटर ऑफ द लूप, अगर जो पॉइंट है हमारा वो लूप के अगर सेंटर पे लाई करता है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर हम लूप के सेंटर पे पॉइंट को कंसिडर करें तो अगर लूप के सेंटर पे पॉइंट का, तो इसका मतलब क्या है कि जो आर की जो वैल्यू हुआ किसकी इक्वल हो जाएगी? 0 की। तो आर हमारे पास क्या था? डिस्टेंस थी बिटवीन सेंटर ऑफ द लूप एंड द पॉइंट। लूप के सेंटर से और हमारा जो गिवन पॉइंट है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बीच की डिस्टेंस हम कितने लेके चले थे स्टार्टिंग में? वो आर लेके चले थे। तो इसमें अगर पी पॉइंट लाई रिंग के सेंटर पे करता है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख सकते हैं। यहाँ पे आर आया ऊपर ही, अगर आर की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो टोटल की जो वैल्यू क्या हो जाएगी? वो इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द लूप इज 0। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लूप के सेंटर पर क्या निकल के आती है? हमेशा 0। ये हमको याद रखनी है। सेकेंड है इसमें इफ व्हेन पॉइंट P लाई एट R ग्रेटर देन A, मतलब जो R है, ये जो R की जो वैल्यू है वो A से बहुत ज़्यादा है, R इज ग्रेटर देन A, तो R की वैल्यू A से वेरी वेरी लार्ज है। अगर R की वैल्यू A से बहुत ज़्यादा है तो हम A को नेगलेक्ट कर सकते हैं,
आर के कंपैरिजन में, देन वी कैन लेफ्ट ए इन कंपैरिजन टू आर के कंपैरिजन में हम ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं। तो अगर हम फार्मूले में ए की वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, अगर हम पुट क्या करना है, ए की जगह पे 0 पुट करना है। अब क्या कर देंगे, ए की जगह पे सिर्फ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो ए कन्वर्ट हो जाएगी वो हो जाएगी इसमें, क्योंकि एक आर इसमें ऊपर है, यहाँ पे आर की क्यूब है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देख रहे हैं ये हमने पहले किया था, ये किस कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वही फॉर्मूला आता है, अगर हम जो पॉइंट पी है वो रिंग से वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है एज कम्पेयर टू ए, तो रिंग की कैसा काम करता है, एज ए पॉइंट चार्ज काम करता है। हमें जब दूर से देखेंगे रिंग को, नज़दीक से देखेंगे तो रिंग दिखेगा, अगर उसको दूर से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, एक सिंपल पॉइंट दिखेगा। हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फॉर्मूला निकल गया हुआ है किसके कारण आता है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण। थर्ड इसमें पॉइंट करते हैं, व्हेन आर इज लेस देन ए, मतलब अब आर जो आर है वो वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू ए। तो इस केस में हम आर को लेफ्ट कर सकते हैं, आर को छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा बन के वो आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ए क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप या रेडियस ऑफ रिंग। यहाँ से आर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। अगर हम जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू निकाली थी, अगर उसमें आर की वैल्यू को 0 पुट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल के आती है। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। थैंक यू।